जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल YouTube चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और जो सीटेट दिसंबर 15 दिसंबर का आपका पेपर होना निर्धारित हुआ है, उसके लिए हम लोग अपना CDP का भी चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं। CDP के भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस कर लिए हैं अपने CDP के। आज आपका जो CDP की क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। देखिए, चैप्टर पढ़ा रहा था जब मैं, तो मुझे एक बार ये समझ में आया कि सबसे पहले हम लोग जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका एनालिसिस एक बार कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अब सीटेट क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्या हम उस लेवल के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टारगेट है वो है 7 जुलाई का जो आपका भी लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम आएगा, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है पेपर को वाले को, ये बस हम लोग यहाँ समझेंगे। बाकी चीज़ों को हम चैप्टर वाइज अपना कंप्लीट कर रहे हैं उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो जुलाई में पेपर हुआ था पेपर 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आपका जो देखने को मिला था, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो पियाजे और वाइगोस्की में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई गई, दोनों एक तरह से देखा जाए तो विपरीत सोच वाले थे, ठीक है ना। बट एक ही एक पॉइंट था जहां पे उनमें समानता पाई गई थी, ठीक है ना। वो पॉइंट था बच्चों के लेकर के, ठीक है ना। बच्चों के जुड़ाव से जो रिलेटेड था, बस वहीं था जहां पे समानता पाई गई थी। तो वो आपका आंसर जो था, बच्चों के स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, यही एक पॉइंट है जहां पे दोनों के सिद्धांतों में समानता देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे अगर ऑप्शंस भी मैं चाहूँ तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कह रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, इसमें दोनों लोग सपोर्टिव नहीं थे। संस्कृति की भूमिका को लेकर के पियाजे और वाइगोस्की दोनों नहीं थे। वाइगोस्की का कहना था कि समाज और संस्कृति से रेगुलर चलता है, वहीं जो पियाजे का कहना था वो अलग था, ठीक है ना। तो इस चीज पे आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला अगला ऑप्शन कह रहा है भाषा और विचारों के बीच संबंधों में उनके बारे में उनके चिंतन, यहाँ पे भी दोनों में अलगाव था। ये उनके इनके भाषा और विचारों में बिल्कुल डिफरेंस था। एक का कहना था पहले भाषा आती है देन विचार उससे जनरेट होते हैं, वहीं दूसरे का कहना था कि पहले विचारों का आगमन होता है, फिर उससे रिलेटेड भाषा का आगमन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों भिन्नताएं थी, समानता केवल एक ही है। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, तो ये वैगोस्की थे आपके जो सॉरी पियाजे थे, जो चरण के हिसाब से चलते थे। आपको पता रहेगा कि शैशवा अवस्था और ये सारी अवस्थाएं हैं, मैंने अवस्था वाले चैप्टर में ये सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में समानता देखने को मिली थी बच्चों के संलग्नता और जुड़ाव से, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कथन और कारण का। आजकल जो सीटेट, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गए। सीटेट का क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है कथन और कारक की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, एक सेकंड जरा सा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपका, यहाँ से थोड़ा सा, हाँ अब आई थिंक आपको और डिटेल में दिख रही होंगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभिकथन क्या कह रहा है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बच्चा जो होता है, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल अभिकथन बिल्कुल सही कह रहा है कि बच्चा जो होता है, हर कोई बच्चा अपने आप में अलग होता है, और हमें जो टीचर होते हैं उनको हर एक बच्चे को समायोजित करने के लिए अपने शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करके पढ़ाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रखा है। इसका मतलब अभिकथन तो आपका सही है। कारण क्या दे रहा है इसका वो जान लेते हैं।
शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए, जब भी कभी इस तरह का स्टेटमेंट आए कि बचना चाहिए या मना कर देना चाहिए, तो वो नेगेटिव होता है, ऐसा कभी नहीं है। आपको कभी भी कुछ भी पढ़ाते टाइम, आप भी फ्यूचर में टीचर बनेंगे या टीचर होंगे, तो कोई भी चीज़ बताते वक्त आपको बचना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लिए इसलिए जो कारण है ये तो सरासर गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, सीटेट बहुत आसान है। बस आपको अपने माइंड को ओपन रख करके सोचना है क्वेश्चंस को, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। और इस बार के लिए मैं थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैंने केवल हिंदी में पेपर बना पाया है। अगली बार मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पेपर में डिस्कस करूंगा, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। सांस्कृतिक रूप से कौन सा अच्छा वर्णन करता है समूह में शिक्षण के लिए, कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है, ठीक है। तो देखिए, सुविचारिता बिल्कुल सही है, अच्छे विचार जनरेट करके हमें पढ़ने चाहिए। अनुकूलित, हाँ ये भी आपका पॉजिटिव होता है। जहां पे भी कभी भी आपको मानकीकृत हो जाता है ना, तो वो गलत आंसर होता है। मानकीकृत का मतलब होता है एक पैमाना, एक केवल मानक रिजल्ट के तौर पे पढ़ाना, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे जो गलत है केवल फोर्थ ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। विभेदीकरण भी आपका होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 1 और 2 और 3, ठीक है। यहां तक चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी हम जब चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर भी डिस्कस साथ में करते जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बच्चे वयस्क से किस तरीके से भिन्न है, इसको जानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणवत्ता रूप से भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही बात है, सोचते बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी मतलब वयस्क भी सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें भिन्नता किस बेस पे होती है, उसकी अगर बात करें तो केवल गुणवत्ता की लेवल। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो दोनों सेम लेवल का सोच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो एक वयस्क है, वो अपने कैरियर को लेकर के सोच रहा है, लेवल उसका उतना है, ठीक है ना। वहीं एक बच्चा है जो अपने खिलौनों को लेकर के सोच रहा है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है, केवल गुणवत्ता है, उसमें भिन्नता देखने को मिल सकती है, अमाउंट बिल्कुल सेम भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है पहला ही सही है। अगला क्या कह रहा है, अब हम लोग आगे के ऑप्शन भी चेक करेंगे। कह रहा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नहीं भैया, जरूरी नहीं है मात्रात्मक रूप से भिन्न हो। मात्रात्मक रूप से तो आपसे भी ज्यादा बच्चे सोच सकते हैं। पता चला बच्चा अपना खिलौना उसका टूट गया, सुबह से लेकर के शाम तक उसको लेकर के चिंतित है, उतना आप उसने चिंतित नहीं है। तो मात्रा में तो वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता में चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। ऐसी बात नहीं है, गलत है। यहाँ विचारों की बात की गई है, ठीक है ना। किस प्रकार भिन्न होते हैं, इन पे उनके सोचने की बात की गई है, ना कि खर्चे की बात है। खर्चे के लेकर के बच्चे वयस्क पर डिपेंड होते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ विचारों की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला कह रहा है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वयस्कों से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल गुणवत्ता में भिन्नता होती है, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी का। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के सबसे अधिक संभव है। तो देखिए,
ऐसे क्वेश्चंस का जब भी आपसे कहे कि आप एक शिक्षक हैं या आप एक शिक्षिका हैं, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि आपका जो आंसर हो स्टूडेंट के फेवर में हो, बच्चे के फेवर में हो, साथ ही साथ बच्चा खुद से करके सीख रहा है या गेम के थ्रू सीख रहा है या ग्रुप में बैठ करके पढ़ रहा है, ये सारे आंसर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। कह रहा है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। देखिए कभी भी नोट्स प्रदान करना हो, ये डायरेक्ट वे में हेल्प करना, ये गलत आंसर होता है, ये गलत हो गया आपका। कह रहे गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता हो, ये भी गलत हो जाता है। कहीं पे भी आपको रटने वाली बातें अगर आती हैं तो वो सरासर गलत हो जाती हैं, होमवर्क की भी बात आती है तो भी गलत हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना चाहिए, ये भी गलत है। कि कहीं पे भी अंक देने की बात आ जाए, डायरेक्ट रिजल्ट की बात आ जाए, तो वो भी आपका नेगेटिव होता है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड डायरेक्ट बढ़ाऊंगा, वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए छात्रों को अपने स्वयं जहां पे भी आए खुद से करके सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात अगर आ जाए तो ये सबसे अच्छा आंसर होता है। कहीं पे करके सीखने की बात हो जाए, बच्चों को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना हो, ये सारे आंसर बहुत पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सीडीपी बहुत आसान चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, बस आपको अपने खुले विचारों से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो देखिए लेव वाइगोस्की की अगर हम बात करें, भाषा और विचारों के बीच एक जटिल संबंध को उन्होंने बताया है, जटिल विनिमय प्रक्रिया को बताया है। कह रहे भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है ऑप्शन आपका। ये जो ऑप्शन दे रखा है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास अगर डेवलपमेंट की बात की जाती है तो भाषा और विचार एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं किसी के भी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। अच्छा क्या कह रहा है, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, गलत है। भाषा से ही विचारों का आकार होता है, ये सही है बल्कि। ठीक है ना। कह रहा है विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी गलत है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने सॉरी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। देखिए बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि आर्किटेक्ट किस बुद्धिमत्ता के होते हैं, कवि और लेखक किस बुद्धिमत्ता के होते हैं, टूरिस्ट किस बुद्धिमत्ता में आते हैं, टीचर्स डॉक्टर किस बुद्धिमत्ता में आते हैं, वो हम लोग पूरा डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि टीचर चाहती है कि बच्चा पर्यावरण से रिलेटेड जो है विभेद कर पाए, वर्गीकरण कर पाए चीज़ों का। तो इसका मतलब सिंपल सा सीधा सीधा इसका आंसर दिख रहा है कि प्राकृतिक जो है बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट जो होता है, पर्यावरण जो होता है प्रकृति से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है ना। तो उसे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का विकास करना पड़ेगा। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता नहीं, ये तो पीटी टीचर के लिए होता है। भाषाई बुद्धिमत्ता एक नेता के लिए होता है, जो नेता लोग होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता भाषा के तौर पर होती है, या जो कलाकार होते हैं अपनी भाषाओं से लोगों को मोहित करते हैं, वो उनकी होती है। ठीक है ना। अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वकील वगैरह की होती है। तो ये सब नहीं है, आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक की बात कर रहे हैं, छात्रों की कक्षा में फीडबैक कब हमें लेना चाहिए, कि कब हम फीडबैक लें तो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो देखिए फीडबैक हमें क्लास के दौरान भी लेना चाहिए, क्लास से में आने से पहले और बाद में हर तरीके से फीडबैक लेना चाहिए।
कि कैसा चल रहा है, कल का होमवर्क कैसा था। इस तरीके से हमें फीडबैक लेना चाहिए जो काफ़ी प्रभावी होता है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन में हमें कह रहा है कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। अरे बिल्कुल गलत बात है भैया। बच्चा क्या नहीं कर सकता है ये जानने के लिए आप थोड़ी ना फीडबैक लोगे। आप तो पॉजिटिव वे में फीडबैक लोगे कि बच्चे से कुछ फीडबैक जाने, जिससे हमें ये पता चला कि बच्चा आगे और अच्छा क्या इसमें कर सकता है, ना कि ये कि क्या नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया आपका। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यह वर्ष के अंत में परीक्षा की और परीक्षा केंद्रित होती है। नहीं, फीडबैक क्या केवल रिजल्ट देखने के लिए थोड़ी ना लिया जाता है कि लास्ट में कितना रिजल्ट आया है, ये नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है आपका। अगर थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि राम श्याम से कितना तेज है पढ़ने में, इसके लिए कभी भी फीडबैक मत लीजिएगा, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। प्रतिक्रिया लेने का पॉजिटिव जो तरीका होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। कह रहा है यह सीखने की गतिविधि के दौरान, जब पढ़ा रहे हैं आप, जब सीख रहा है बच्चा तब और पश्चात भी होता है। तो फीडबैक आप हमेशा ले सकते हैं, जब पढ़ा रहे हैं तो भी चैप्टर वाइज फीडबैक ले सकते हैं, पढ़ाने के बाद भी फीडबैक ले सकते हैं, उसमें ये प्रभावी रूप से सहायक होता है फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है रमा एक शिक्षिका है। ठीक है, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। ठीक है, यह कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, समूह बना रही है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीजें समझने में। ठीक है ना, तो कह रहा है कि रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वाइगोस्की को नजर रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में बैठा करके पढ़ाने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझना। ग्रुप में पढ़ाना अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, वहाँ पे तर्क वितर्क अच्छे हो जाते हैं। अब उस दौरान कह रही है कि बच्चे को कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो टीचर को उस टाइम कैसे पढ़ाना चाहिए, तो स्केप फोल्डिंग देना चाहिए। मतलब आगे मैं बताऊंगा स्केप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ हम आंसर को समझते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है। यहाँ कह रहा है छात्र को, जिस छात्र को प्रॉब्लम आ रहा है, कह रहे हैं कि को एक अलग कार्य सौंपो जो उसकी योग्यता के अनुसार। ऐसा कोई नहीं भैया, ग्रुप में जितने बच्चे हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन दिया है तो वो सबकी योग्यता के हिसाब से है। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेगा, कोई कम टफ करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं कि उसको अलग से कार्य सौंप दो, जो प्रॉब्लम है उसको हटा दो, नहीं, तो ये गलत हो गया आपका। आगे क्या कह रहा है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें। ठीक है, और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ये काफी हद तक आंसर लग रहा है हमें। फिर भी हम अपना अगला ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। तीसरा कह रहा है छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में एक बच्चा है, आपने एक को दिक्कत आ रही है उसको सीधा आंसर बता के आगे बोल दो। नहीं, हमें पूरे ग्रुप को समझा सिखा करके आगे ले जाना होता है। तो इसलिए हमें डिटेल में उसको उसी के ग्रुप में, ये नहीं कि आंसर बता दो नहीं तो ग्रुप पीछे हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाता है आपका। आगे क्या कह रहा है, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये आंसर हो सकता है, स्वयं से हल करने की जब भी बात आती है तो काफी पॉजिटिव आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ग्रुप में की बात कर रही है जो अध्यापिका है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है कि ग्रुप में बांट करके पढ़ाना चाह रही है। तो उस कंडीशन में छात्रों की समस्या के साथ खुद भी लग करके और अदर स्टूडेंट को लेकर के क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाया जाए तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो आंसर इसका होगा सेकेंड होगा। अगर यहाँ पे ग्रुप की बात नहीं की गई होती तो ये वाला भी आंसर काफी अच्छा था कि स्वयं से हल करने के लिए आप उसे कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रोत्साहित कर सकते हैं।
तो आई होप चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए काफ़ी अलग क्वेश्चन इस बार सीटेट ने पूछा था। इस पैटर्न पे बहुत टाइम से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे और इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भावनाओं, व्यक्तित्व, ठीक है ना, भावनाओं और व्यक्तित्व, और आपका भावनाओं का मतलब इमोशंस हो गया, और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, ठीक है ना। तो ये देखिए अगर कई सारी चीज़ों को ले लिया इसने ना, इमोशंस को ले लिया, ह्यूमैनिटीज़ को, व्यक्तित्व को ले लिया, सामाजिक सोसाइटी को ले लिया, इनके संबंधों की सबकी अगर बात करेगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मनोसामाजिक विकास की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये केवल भावनाओं की बात किया होता, केवल इमोशंस की बात किया होता, तो इसका करेक्ट आंसर भावनात्मक विकास हो जाता, ठीक है ना। बट यहाँ पे भावनात्मक विकास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भावनात्मक के साथ साथ व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, स्थिरता को किस विकास में शामिल किया जाएगा, तो ये कई सारी चीजें आ गई, इसलिए ये मनोसामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, व्यक्तित्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर केवल व्यक्तित्व की बात करता तो व्यक्तित्व विकास की आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तीन चार चीजों को मिलाया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर लिया गया है ये मनोसामाजिक विकास है। आई होप चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम जब चैप्टर करेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। किस तरह के अधिगम की ओर ले जाता है? रचनावादी शिक्षण एक बहुत ही अच्छा शिक्षण माना जाता है। अच्छा शिक्षण मतलब रचनावाद में ये आता है कि बच्चा खुद करके सीख रहा है, अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पा रहा है, टीचर से क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें रचनावाद में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। क्या? यंत्रावत का मतलब होता है रोट लर्निंग की तरह। अगली बार मैं इंग्लिश भी ले लूंगा। रोट लर्निंग की तरफ ले जाता है? नहीं, रचनावाद जो होता है यंत्रावत नहीं ले जाता है कि केवल याद कर लेना। ग्रहणशीलता मतलब मेमोराइज करना होता है, याद करने की बात कर रहा है। क्या केवल याद करवाना है? नहीं, रचनावादी शिक्षण का मतलब ये कभी नहीं होता याद करवाना, समझ विकसित करना होता है। तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाता है। खोज आधारित, ये बिल्कुल सही है। खोज आधारित हो सकता है कि बच्चा अलग अलग चीजों को विचार विमर्श करता है, रचनावादी में साइंटिस्ट के भांति वो सोचने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है अर्थहीन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अर्थहीन शिक्षण कभी हो ही सकता है क्या रचनावादी? ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग समझ गए होंगे, खोज आधारित। अच्छा आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो नन्हे वैज्ञानिक की तरह देखा जाता है एक तरह से, अगर हम ध्यान दें तो, ठीक है ना। तो प्रगतिशील शिक्षा में कह रहा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला 100% सही आंसर है। जब हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ बच्चा जो है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला एक साइंटिस्ट की तरह देखा जाता है, ठीक है ना। अगला आंसर इसका क्या कह रहा है? यह कह रहा है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा कमजोर बच्चों को केवल दोगे कि उन्हें सुरक्षा मिले? नहीं। मासूम और आश्रित, नहीं, ये भी गलत है। मासूम थोड़ी, कोई भी बच्चा मासूम नहीं, ये नहीं, मासूम इन सेंस में नहीं समझना है शिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है ना। कह रहा आज्ञाकारी और केवल ज्ञान, केवल वर्ड आ गया तो वैसे ही ये गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या बताता है, वो हमें जानना है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो जो आपका ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था, उनका ये कहना है कि अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में है तो उसकी आयु वो कितने साल का है, किस क्लास में पढ़ता है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 5 साल का है और आप उससे साइन थीटा और कॉस थीटा उसके सिलेबस में डाल दे रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है, बच्चों के आयु और उनके चरण के हिसाब से ध्यान को रखते हुए बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं।
वैसे केवल पहला ही ऑप्शन पढ़ के कभी आंसर मत कर देना आप लोग, क्योंकि मुझे सारे आंसर के यहाँ पे पता है, इसलिए मैं ये कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको आगे भी आंसर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। ये बिल्कुल गलत है। शिक्षण का मतलब ये होता है बच्चों को आप सोचने के लिए मजबूर करो, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ होना, खुले विचारों का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका। कह रहा है व्यवहार और दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। कह रहा है अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए। नहीं भैया, कभी भी अगर आप एक टीचर है ना, तो बच्चा को सरल से जटिल की तरफ ले जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है ना, ना कि कठिन से सरल की तरफ लाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जैसे आपको अगर मान लो नाउन प्रोनाउन पढ़ाना है, तो आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे करके अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखा करके तब ले जाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से जरा पढ़िए। कह रहा है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। देखिए महारत हासिल करने का ये अभिप्राय है, इसमें देखिए तीन तरीके के रिजल्ट देखे जाते हैं। एक होता है बच्चा जिसको कि केवल रिजल्ट से पास होने से मतलब होता है। एक होता है जो ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, सब कुछ सीखना चाहता है। एक होता है जो चाहता है कि केवल कुछ रिजल्ट आ जाए दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पास हो गया हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो महारत हासिल करने वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ ज्ञान का समझना होता है, ठीक है ना, ज्ञान का निर्माण करने जैसा कुछ होता है, ये समझ लो। अच्छा, तो कह रहा है महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने के छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करता है, वो देखते हैं। कह रहा है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नहीं, कभी भी पढ़ाई को लेकर के अगर महारत हासिल होना है तो बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। ये चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अगला कह रहा है यह अक्सर योग्यता बृहदशील दृष्टिकोण से बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा है, ये भी गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान अर्जन हो तो आपके अंदर आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए, इंटायर अंदर से आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि हमें ये चीज़ें महारत हासिल करनी है, इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत हाई लेवल तक सीखना है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन कह रहा है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ये भी आंसर हो सकता है। इससे पहले हम फोर्थ देखते हैं। कह रहा है यह अक्सर योग्यता के वृद्धशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो ये उससे ज्यादा आंसर सही लग रहा है, फोर्थ वाला, ठीक है ना। थर्ड वाला इससे कम आंसर सही है। वैसे अपने आप में ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे बृहदशील ये ऐसे वर्ड भी यूज कर लिया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आयोग ने इसका फोर्थ ऑप्शन सही माना है। अगला क्वेश्चन देखिए अभिकथन और कारण का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए यहाँ पे कह रहा है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुसार अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जेंडर और सेक्स ये दोनों दो चीजें हैं। जेंडर जो है ये एक सामाजिक रूढ़िवादिता है, समाज ने डिसाइड किया हुआ है कि लड़का जो है बाहर काम करेगा, लड़की घर के काम को करेगी। ये सारी चीजें ये समाज ने बनाया है, ये जेंडर होता है। सेक्स वो होता है जो बायोलॉजिकल होता है, शारीरिक होता है, कि लड़के को चेहरे पे बाल होंगे, सेविंग्स आएगी, दाढ़ी आएगी, लड़कियों को नहीं होंगी। ये जो शारीरिक भिन्नता होती है, लड़कियां बच्चे को जन्म देती हैं, ये चीजें जो होती हैं ये आपका सेक्सुअल होती हैं, यानी कि आपका बायोलॉजिकल होती हैं, ठीक है ना। और कपड़े पहनने का तरीका कि लड़कियां जो है जींस नहीं पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, ये सारी चीजें समाज की धारणाएं हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो वो ये अभिकथन में यही कह रहे हैं कि जब बच्चे किशोर होते हैं, किशोरावस्था आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, 11 से 18 वर्ष के होते हैं, उस दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुसार, इन्होंने कह दिया ना कि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव थोड़ा बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है समाज के हिसाब से, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अभिकथन बिल्कुल सही है आपका। अब वहीं अगर हम कारण की बात करना चाहें, इसका कारण जानना चाहें, कह रहे हैं कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक यानी कि बायोलॉजिकल रूप से निर्धारित की जाती है, बिल्कुल गलत है। तो जेंडर जो होता है ये समाज का निर्धारण कर, समाज इसको निर्धारित करता है, ना कि बायोलॉजिकल। ठीक, बायोलॉजिकल जो होता है सेक्सुअल चीजें निर्धारित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कारण बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सॉरी, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अभिकथन जो है, ये भी अभिकथन और उसका है, कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग का प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, स्टूडेंट्स में डिबेट करवाना, बहुत चीजें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चर्चा कराना किसी टॉपिक को लेकर के, कि आधुनिक शिक्षा को लेकर के या हो रहे बलात्कार को लेकर के, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। उस पर अगर समूह में लेकर के बच्चों के साथ चर्चाएं करवा रहे हो, गर्ल्स बॉय को एक साथ बिठा करके, तो वो बहुत ही अच्छा टीचिंग का मेथड होता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ये सही है, आपका अभिकथन सही है। ठीक है ना। अब इसके कारण को जान लेते हैं। कह रहा है ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान अगर आप उत्पादित करना चाहते हैं निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होता है, ठीक है ना। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है, ये भी गलत है। अगर आप समूह में पढ़ते हो तो अधिगम में बाधा नहीं बल्कि प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। तो रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया, कथन सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका यही कारण हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं दृष्टिबाधित के लिए सहायक कौन सी होती है, बाधित कौन सी होती है। कह रहा है उभरी हुई रेखा, चित्र और मानचित्र, ये तो सहायक होगी कि अगर लिखा हुआ उभरा हुआ होगा तो बच्चा आंख बंद करके भी उस पर मतलब टच करके उन्हें पढ़ सकेगा, समझ सकेगा, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि इसने बाधा डालने वाला पूछा है। अगला क्या कह रहा है, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके से, बिल्कुल टच करके अगर चीजें, ग्राफिक चीजों को सीखने को मिलता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिरूप व्याख्यान प्रतिलेखन, बिल्कुल ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मान लो जैसे मोबाइल फ़ोन है, कॉल आती है तो उसमें नंबर बोल देता है या नाम बोल देता है कि फला का कॉल आ रहा है, तो उससे दृष्टिबाधित को सपोर्ट मिलता है, वो बिना देखे बिना पढ़े ही चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही, इसलिए आंसर नहीं है, बाधा नहीं डालेगा यहाँ पे। अगला कह रहा है मुद्रित मतलब प्रिंटेड पुस्तक, पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। भैया बताओ, एक जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए अच्छी अच्छी फोटोग्राफ छपे हुए इस तरह के और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स से क्या ही काम पे आएंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। तो यही जो है ये बाधा डाल सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आई थिंक आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलो मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन में आपके डाउट्स होंगे। ये देखिए, अभी हम इसलिए केवल पेपर डिस्कस करवा रहे हैं क्योंकि अभी देखो आप चैप्टर पढ़े नहीं है, जब मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा तब आपको और डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बस आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो एकदम लेटेस्ट पेपर मैंने लिया है, ठीक है ना। अगला देखिए, अभी कथन आपसे कह रहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपसे कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। सीखना जो है पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक हाँ, ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये एक तरीके से मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ। अगला जब हम पेपर डिस्कस करेंगे, अभी लगभग हम लोगों ने 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना। तो बचे हुए क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो, और पेपर 1 जो 7 जुलाई को हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका आप लोग आंसर करेंगे अगले पे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में लिया था।
और बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।